गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की अर्थशास्त्र की क्लास में तटस्थता वक्र एवं उपभोक्ता संतुलन हमारा हो चुका। उसकी विस्तृत रूप से हमने व्याख्या की और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड ही हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत तटस्थता वक्रों का प्रयोग करके मांग वक्र की व्युत्पत्ति यानी मांग वक्र किस प्रकार से बनाया जाता है इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया जाकर किस प्रकार से मांग वक्र बनता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो हेडिंग डालिए, तटस्थता वक्रों से मांग वक्र की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, कुछ भी। तटस्थता वक्रों से, तटस्थता वक्रों से मांग वक्र की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति कर दो, उत्पत्ति कर दो, कुछ भी। तो आज हम तटस्थता वक्रों की सहायता से मांग वक्र बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से मांग वक्र बनाया जाता है। इसके अंतर्गत इस विधि में दो विधियां हैं, लेकिन हम आसान विधि को ही काम में लेंगे जिससे आपको बनाने में दिक्कत भी ना हो। सबसे पहले जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाती जाऊंगी आप भी उसको बनाते जाइए। इसके अंतर्गत हमें एक चित्र ऊपर और एक चित्र उसके नीचे देना होगा। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऊपर बनाना, ये आपका पहला चित्र बनाएंगे हम और ये यहाँ पे इसको एक्स एक्स दे देंगे और ये होगा आपका 0x और ये हो जाएगा आपका y x। इसी प्रकार जस्ट इसके नीचे आप स्केल रखना और यहाँ से ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये 0x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y x। मांग वक्र पे आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें होती है। यहाँ पर तो होती है वस्तु की मात्रा, एक्स एक्स पर क्या होती है, वस्तु की मात्रा। और जो इसका वाई एक्स होता है इस पर क्या होती है, वस्तु की कीमत दर्शाई जाती है। तटस्थता वक्रों के अंतर्गत यहाँ पर जो वाई अक्ष है ऊपर वाले चित्र में, यहाँ पर उपभोक्ता की आमदनी दर्शाई जाएगी और एक्स एक्स पर आपकी वही वस्तु की मात्रा आती है। इसके अंतर्गत हम तीन कीमत रेखाएं खींचेंगे और वो तीन कीमत रेखाएं होगी M1 और MN2। ये तीन कीमत रेखाएं खींचेंगे ऊपर वाले चित्र में। यहाँ पे ये देखो, ये आपकी MN, फिर आगे वाली MN1 और फिर एक और आगे खींचेंगे और वो होगी आपकी MN2। इस प्रकार आपको तीन कीमत रेखाएं बनानी है, MN, MN1 और MN2। इसके बाद आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा इसको जो है यहाँ तक बढ़ा देते हैं क्योंकि ये भी जो है आगे तक बढ़ा हुआ है, इसी हिसाब से मांग वक्र बनेगा आपका। इस वजह से ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा लेके ये यहाँ तक कर देते हैं, इसके इक्वल में ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी आपकी वस्तु की क्या मात्रा। बनाया इतना। इसके बाद देखिए हम जो है ABC तीन PCC यानी कि उदासीनता या तटस्थता वक्र बनाएंगे पहले
और उन तीनों को स्पर्श करते हुए आपका कीमत उपभोग वक्र बनेगा। यहाँ पर देखो, ये है आपका फर्स्ट तटस्था वक्र, ये है आपका सेकंड तटस्था वक्र और ये है आपका थर्ड तटस्था वक्र। ये 3 तटस्था वक्र बनाए गए हैं और यहाँ पर नाम दे दीजिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इसका ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, जहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है वहाँ पर हम ए बिंदु नाम देंगे, दूसरे वाले पर बी बिंदु नाम देंगे और तीसरे वाले पर हम सी बिंदु नाम दे देंगे। और इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो आपका वो बन जाएगा कीमत उपभोग वक्र। क्या बनेगा? कीमत उपभोग वक्र। इस प्रकार ये होगा आपका PCC। स्पर्श करता हुआ बनाना है बिल्कुल। कोष्टक में लिख दो कीमत उपभोग वक्र PCC। ठीक है, इतना बनाने के बाद अब देखो मांग वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है। अब हम जो है mn कीमत रेखा होने पर वस्तु की कीमत 0m अपॉन 0n, mn1 कीमत रेखा होने पर 0m अपॉन 0n1 और m2 कीमत रेखा होने पर 0m अपॉन n2, यानी कि लंब अपॉन आधार, ये तो होता ही है। इस प्रकार हम इन सभी को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये देखो, यहाँ से आप ऐसे ये रेखा बनाएंगे, हम डॉट 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 वाली ये रेखा बनाएंगे। बी बिंदु पे है तो बी बिंदु से यहाँ से लेंगे हम और ये नीचे की तरफ लेके जाएंगे यहाँ तक। और जो सी बिंदु है यहाँ पर, यहाँ से करते हुए इसको लेके जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, ये हम नीचे वाले चित्र में लेके जाते हैं। अब यहाँ पर जो वस्तु की कीमत निर्धारित होगी वो वस्तु की कीमत निर्धारित होती है जब हम 0m में 0n का भाग देते हैं तो आपके पास P1 कीमत निर्धारित हो जाएगी। यहाँ पर 0m में 0n का भाग देंगे, 0m में 0n1 का भाग देंगे और 0m में 0n2 का, तो आपकी आएगी P1, P2 और P3। क्या आएगी? P1, P2 और P3 आती है। कहने का मतलब ये जो कीमत आई है आपकी P1, P2 और P3, ये परिणाम होती है 0m अपॉन 0n, 0m अपॉन 0n1 और 0m अपॉन 0n2। अब यहाँ पर देखो, ये वस्तु की कीमत यहाँ पर P1 से हमें जो बिंदु मिलेंगे वहाँ पर बताती हूँ मैं आपको। चित्र के ऊपरी भाग में ये जो A, B व C बिंदु है, इनके निचले भाग पर 3 लंब डाले और लंब डालकर हमारे पास जो है वो प्राप्त हो जाएंगे 3 बिंदु। 0 कीमत पर वस्तु की मात्रा OX1 होगी, 0 कीमत पर 0 P2 कीमत पर वस्तु की मात्रा X2 होगी और P3 कीमत पर वस्तु की मात्रा कितनी होती है? X3 होती है। इस प्रकार X3 भी कर सकते हो आप, 0C भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। X1 कर लो, X2 कर लो, X3 कर लो, A कर लो, B कर लो, C कर लो, कुछ भी कर सकते हो। इस प्रकार ये जो है हमें तीनों P1 की सीध में P1A1 या आपको P1X1 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये आपको यहाँ पर P1, यहाँ पर P2 और ये आपका P3, ये जो हमको 3 बिंदु प्राप्त हुए हैं A, B, C, इनको जब आप मिलाओगे स्केल की सहायता से, ये देखो नीचे से ऐसे ऐसे करके ये आपको DD वक्र प्राप्त हो जाता है तटस्थ वक्रों की सहायता से, या तटस्थ वक्रों की सहायता से मांग वक्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आप इसको बनाइए। P1 की सीध में
P1 X1, P2 की सीध में जो है आपका P2 X2 और P3 की सीध में जो आपका होगा वो हो जाएगा CX3 भी बोल सकते हो, P3 X3 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोला जा सकता है। इस प्रकार P1 की सीध में आ जाएगा P1 A1 0A मात्रा हो जाएगी या X1 मात्रा हो जाएगी, P2 और B की सीध में आपकी X2 मात्रा हो जाएगी और P3 और C की सीध में आपकी जो क्या कितनी मात्रा हो जाएगी X3 मात्रा हो जाती है, जिनको परस्पर मिलाने पर आपका मांग वक्र बन जाता है। इस प्रकार हम तटस्थ वक्रों की सहायता से या तटस्थ वक्रों से हम मांग वक्र बना सकते हैं। आप इसको बना लीजिए। इसके बाद हम एंजल वक्र की बात करते हैं। एग्जाम में कई बार एंजल वक्र भी पूछा जाता है। अब ये तो पता आपको, मांग वक्र में जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा, वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा ज़्यादा होती है, वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा कम होती है। मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है? मांग और कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंजल वक्र की, जिसका छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हेडिंग डालिए आप एंजल वक्र। पहले इसको साफ कर देते हैं। ये जो अपन ने तटस्थ वक्रों की सहायता से या वक्रों से मांग वक्र निकाला है, इसका वर्णन आपको चित्र के साथ साथ ही करते चलना जाना है, जो मैंने आपको बोल के बताया था। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एंजल वक्र। एंजल वक्र क्या होता है? जिस प्रकार से कीमत उपभोग वक्र PCC का प्रयोग करके हमने वैयक्तिक उपभोक्ता का मांग वक्र निकाला है, उसी प्रकार से आय उपभोग वक्र, जिसको बोलते हैं ICC, इसका उपयोग करके हम एंजल वक्र निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा PCC कीमत उपभोग वक्र बनाया था अपन ने, इससे अपन ने वैयक्तिक मांग वक्र निकाल लिया था। उसी प्रकार अब हम ICC यानी आय उपभोग वक्र से हम क्या निकालेंगे? एंजल वक्र बनाएंगे या एंजल वक्र निकालेंगे। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है कि x और y की कीमतों को स्थिर मान लिया जाता है। जो दो वस्तुएं होती है उनके कीमतों को स्थिर माना जाता है और हम एंजल वक्र का निर्माण करने के लिए आय उपभोग वक्र में से आय के विभिन्न स्तरों पर एक वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्राओं को लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो डायग्राम बनाएंगे। एक तो होगा खाद्य पदार्थ से संबंधित और दूसरा होगा मकान से संबंधित। इस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पर दो चित्र A बनाया जाएगा जो कि खाद्य वस्तु से रिलेटेड होगा। ये आपकी XX हो गया, ये 0X हो गया और ये YX हो गया। ये चित्र आपका A जो कि XX हो गया, ये 0X हो गया और ये आपका YX हो गया। A चित्र के अंतर्गत X अक्ष पर हम X वस्तु की मात्राएं खाद्य पदार्थों की लेंगे। X वस्तु की मात्राएं, जिसमें क्या लेंगे? खाद्य पदार्थ। यहाँ पर जो कि चित्र A है उसमें X वस्तु की मात्राएं लेंगे जो कि
मकान। कौन सी चीज़ लेंगे इसके अंतर्गत? मकान लेंगे। बात करते हैं 0/x की, तो यहाँ पर कीमत आएगी। क्या आएगी? कीमत। और यहाँ पर भी आपकी कीमत आएगी और वो होगी रुपयों में। किस में होगी? रुपयों के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए एंजिल वक्र दिखाए गए हैं चित्र में। OX अक्ष पर वस्तु की मात्राएं ली गई है, 0Y अक्ष पर जो है आपके आय मापी गई है, कीमत या यहाँ पर जो है आय कर दो, सॉरी कीमत नहीं आएगी, आय आएगा रुपयों में, क्योंकि आय उपभोग वक्र से ले रहे हैं ना ICC से, ये याद रह गया मेरे को गलती से। कीमत उपभोग, कीमत नहीं आएगा यहाँ पर, आय आएगी। आय किस में? रुपए में। और यहाँ पर भी आय आ जाएगी जो कि रुपए में होती है। इस प्रकार आपको शो करना है। एंजिल वक्र आय व एक्स वस्तु के उपभोग में परस्पर संबंध बताया गया है। एंजिल वक्र में हम ये बताएंगे कि उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो उसका उपभोग कितनी मात्रा में बढ़ता है। चित्र ए में स्पष्ट होता है कि आय के बढ़ने से एक्स के उपभोग में, यानी ये जो वक्र बनेगा एंजिल वक्र ये ऐसे बनेगा। इसमें देखो उपभोक्ता की आय जब इतनी थी तो वह इतनी वस्तु मात्रा का उपभोग कर रहा था। उपभोक्ता की आय में और वृद्धि हुई तो उसके उपभोग की मात्रा में भी वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर हम ए बिंदु और बी बिंदु डालते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये बताया गया है कि जिस अनुपात में आगे आय में वृद्धि होगी उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होगी। कहने का मतलब आय में वृद्धि ज़्यादा मात्रा में होगी और उपभोग में वृद्धि कम मात्रा में होती है। अर्थात आय के बढ़ने से एक्स के उपभोग में वृद्धि होती है। खाद्य पदार्थ जैसे आवश्यक वस्तु ली गई है जिसका उपभोग प्रारंभ में तो जो है वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ता है, लेकिन बाद में हम बात करते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी उपभोग उस अनुपात से नहीं बढ़ेगा जिस अनुपात से आय बढ़ रही होती है। कहने का मतलब आय की वृद्धि अधिक और उपभोग की वृद्धि कम होगी। उपभोग में वृद्धि आय की वृद्धि के अनुपात में कम होती है। चित्र आ की बात करते हैं जो कि कौन सी वस्तु ली गई है? मकान। मकान लिया गया है। इसमें देखो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी उपभोक्ता की आय में वृद्धि की अपेक्षा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि की अपेक्षा मकान में जो व्यय होगा वो ज़्यादा मात्रा में होता है। साधारणतया व्यय की वृद्धि आय की वृद्धि से अधिक होती है। बाद में जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे बताती हूँ मैं आपको। ये तो यहाँ पर हो गया। जैसे उपभोक्ता की आय देखो इतनी सी बड़ी, लेकिन उपभोक्ता का जो व्यय है वो ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर देखो डिफरेंस ज़्यादा आएगा। इसके बाद उपभोक्ता की आय में और ज़्यादा वृद्धि हुई है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं। उपभोक्ता की आय में इतनी सी वृद्धि हुई है लेकिन ये व्यय जो है बढ़ गया। ये गैप जो है आपका बढ़ता जाएगा। आय में वृद्धि व्यय के अकॉर्डिंग नहीं, व्यय ज़्यादा होगा और आय में वृद्धि कम होगी। यहाँ पर देखो जब हम सी बिंदु पर जाते हैं तो आय में वृद्धि हुई तो उपभोग कम हो गया। आय में और वृद्धि हुई तो ये देखो उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ा, यानी बढ़ा तो है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। तो आपको बताने का यही मतलब है कि खाद्य पदार्थों में तो आय में वृद्धि जिस अनुपात में होती है उपभोग में आगे जाकर वृद्धि कम होती जाती है, जबकि मकान जैसी वस्तु है तो आय में वृद्धि उस अनुपात में नहीं होती है, व्यय में वृद्धि ज़्यादा होती चली जाती है। इस प्रकार ये आपका एंजिल वक्र बन जाएगा जिसमें हमको जो है आय से रिलेटेड या आय उपभोग वक्र से संबंधित ही एंजिल वक्र होता है। और यहाँ पर दो वस्तुओं के संदर्भ में आपको बताना है, खाद्य पदार्थ का और मकान का। इस प्रकार ये एंजिल वक्र है, इसका वर्णन करना है। तो वर्णन करने के लिए वही वाली बात है, प्रस्तुत चित्र में दो चित्र बताए गए हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर शो की गई है। एक्स अक्ष पर या 0x अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्राएं ली गई है
और 0y अक्ष पर जो है आय की मात्राएं शो की गई है। प्रस्तुत दोनों चित्रों में दो अलग अलग वस्तुएं ली गई है, जिसके अंतर्गत एक में खाद्य पदार्थ और दूसरे में मकान जैसी चीज को इसमें शामिल किया गया है। प्रस्तुत चित्र ए में हमें ये बताता है कि एक समय के बाद उपभोक्ता की आय में वृद्धि जिस अनुपात में होगी, उपभोग में वृद्धि उससे कम अनुपात में होती है। प्रस्तुत चित्र आ हमें ये बताएगा कि आय में वृद्धि उस अनुपात में नहीं हो रही है, जबकि व्यय में वृद्धि बढ़ती जाएगी, क्योंकि मकान एक ऐसी बड़ी वस्तु है जिसका आय के अकॉर्डिंग व्यय ज़्यादा होता है। यह आपका एंजल वक्र यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो एंजल वक्र से आप क्या समझते हैं या एंजल वक्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन एक तो ये बनता है। और एक क्वेश्चन जो आज ही हमने अभी किया है उसमें एक बन जाएगा आपका कि तटस्थ वक्रों की सहायता से मांग वक्र की व्युत्पत्ति कीजिए, कि तटस्थ वक्रों की सहायता से मांग वक्र बनाइए या मांग वक्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ये दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण हैं, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं तो हम नेक्स्ट करते हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण जो है उपयोगिता विश्लेषण से किन किन अर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। अभी आपने देखा हमने थर्ड या सेकंड लेसन जो है उपयोगिता विश्लेषण का पढ़ा। उपयोगिता विश्लेषण आपका गणनावाचक विश्लेषण होता है, जबकि तटस्थ वक्र विश्लेषण या तटस्थ वक्र जो है वो क्रमवाचक विश्लेषण माना गया है, क्योंकि उसमें क्रम के रूप में बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी संतुष्टि प्रदान कर रही है। उसे हम गिनती नहीं कर सकते, उसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहली रोटी खाई तो उससे कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, दूसरी रोटी खाई तो उसे कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, तीसरी रोटी खाई तो उसे कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई। जैसे जैसे उपभोक्ता का पेट बढ़ता जाएगा उसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि कम होती चली जाएगी। ये आपके उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत आता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण की बात करते हैं तो इसमें क्रमवाचक इसलिए बनाया जाता है कि नीचे वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा ऊपर वाला जो तटस्थ वक्र होता है वो ज़्यादा संतुष्टि का सूचक माना जाता है। इसलिए नीचे वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा ऊपर वाला संतुष्टि ज़्यादा देता है, इसलिए वो ज़्यादा संतुष्टि का सूचक या ज़्यादा संतुष्टि का वक्र बताएगा। इस प्रकार हम आगे करते हुए तटस्थ वक्र का या तटस्थ वक्र उपयोगिता विश्लेषण से किन किन अर्थों में बेहतर है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आपको इतना तो पता हो गया होगा कि जब हमने उपयोगिता विश्लेषण की चर्चा की थी और तटस्थ वक्र विश्लेषण की चर्चा की तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि तटस्थ वक्र और उपयोगिता विश्लेषण में दोनों में से कौन सा बेहतर है और कहाँ कहाँ पर किन किन पॉइंटों पर ये बेहतर माना जाता है। फिर भी हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार जो है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से किन अर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्रारंभ में तटस्थ वक्र विश्लेषण वैयक्तिक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन करने के लिए उपयोगिता विश्लेषण के विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया गया था, लेकिन बाद में इसका जो है व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। बाद में इसका जो है क्योंकि तटस्थ वक्र विश्लेषण जो है अर्थशास्त्र में इसका काफ़ी महत्व बढ़ने लगा, जिससे इसको बड़े रूप में अध्ययन किया जाने लगा। यह निम्न कारणों से जो है परंपरागत उपयोगिता विश्लेषण से ज़्यादा वैज्ञानिक व ज़्यादा उपयोगी माना गया है। इन कारणों का अपन चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए आप लोग, क्या तटस्थ वक्र विश्लेषण
क्या तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से क्या तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से बेहतर का मतलब श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, बेहतर है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो आपको बताएगा कि तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से किन अर्थों में बेस्ट माने जाते हैं। सबसे पहली बात तो करते हैं, इसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती। किसमें? तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम तो इसमें ये देखकर ही बता सकते हैं कि नीचे वाले वक्र से अगर ऊपर वाले वक्र पर अगर कोई उपभोक्ता जा रहा है तो निश्चित तौर पर नीचे वाले वक्र की अपेक्षा ऊपर वाला वक्र जो है ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है उसको, क्योंकि वहाँ पर x और y दोनों ही वस्तुओं की मात्राएं ज़्यादा प्राप्त होती है पहले वाले वक्र की अपेक्षा। जबकि उपयोगिता विश्लेषण में जो है उपयोगिता को मापने की आवश्यकता रहती है कि मापने से ही पता चलता है कि एक उपभोक्ता को जो है कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार जो है पहला पॉइंट तो ये होता है, इसका विस्तृत वर्णन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो मैं आपको पॉइंट से बता रही हूँ। एक है आपका, इसमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान नहीं माना गया है। उपयोगिता विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जिसको हम MU बोलते हैं उसको समान माना गया है, जबकि यहाँ पर उसका कोई भी विवेचन नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है जो कि हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि थोड़ा वो बड़ा पॉइंट है, इस वजह से आज इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जब चर्चा करेंगे तो इसी के पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे कि तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से किन अर्थों में श्रेष्ठ होता है। आज इतना ही। थैंक यू।